हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी और आज हमारी क्लास नंबर 8 है जिसमें पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन एंड सोयल पोल्यूशन। फिर आज हमारा जो पोल्यूशन का टॉपिक है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी है ये भी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा सब्जेक्ट। इसके बाद हम 8-10 क्लासेज हैं वो करेंगे जनरल ज्योग्राफी की। फ्रेंड्स, अब हमारा जो एस्टेट का है वो वाला एग्ज़ाम अब आने वाला है। मुश्किल से 1 महीना बचा है तो लगभग ये सारा सिलेबस जो इम्पोर्टेंट है ना वो कवर हो जाएगा, जो कि ये पीजीटी तक आता है वो वाला। फिर उसके बाद हम आगे करेंगे जो कि हमारे एमए लेवल तक का है। तो इस क्लास के बाद हम पढ़ेंगे जनरल ज्योग्राफी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा ये वाटर पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन है। सबसे पहले देखिए जल प्रदूषण यानी कि वाटर पोल्यूशन। जल प्रदूषण क्या होता है कि जल की जो भौतिक और रासायनिक गुणवत्ता है ना उसमें गिरावट आ जाए, या तो प्राकृतिक कारणों से या आए या फिर मानवीय कारणों से आए। तो डेफिनेशन क्या होगी, जल की भौतिक और रासायनिक गुणवत्ता में प्राकृतिक और मानवीय कारणों से गिरावट आना ही कहलाता है जल प्रदूषण। आगे है मेन सोर्सेज हैं जो ये जल प्रदूषण के, ये कौन से हैं, वाटर पोल्यूशन के सोर्स कौन से हैं। सबसे पहले है उद्योगों द्वारा जल प्रदूषण होता है। कैसे, जो उद्योग धंधे हैं ना उनसे निकलने वाला जो कूड़ा करकट है उसको नदियों में बहा दिया जाता है, जिसकी वजह से नदियों का पानी खराब हो जाता है, दूषित हो जाता है। दूसरा है कृषि में यूज होने वाली जो कि दवाइयाँ हैं, कीटनाशक हैं और जो खाद हैं उनसे। क्या होगा, जब हम कृषि में जो कीटनाशक वगैरह हैं इनका यूज़ करेंगे और वो फिर बारिश आएगी, फिर बारिश से जो पानी है वो बह के नदियों में, झीलों में चला जाएगा, जिसकी वजह से झीलों का और नदियों का पानी भी प्रदूषित हो जाएगा। अगला है नगरीय अपशिष्ट द्वारा। नगरों से जो भी कूड़ा करकट निकलता है ना उसको ऐसे ही नदियों में फेंक दिया जाता है, नगरों से जो भी निकलेगा उसको, और उस वेस्ट से नदियों का पानी जो है वो पोल्यूटेड हो जाता है। अगला है प्राकृतिक प्रदूषक। ये पहले 3 पॉइंट है, ये तो थे जो भी आदमी के द्वारा होता है वो वाला प्रदूषण। अब है जो प्राकृतिक कारणों से होता है वो कौन सा है। पहले देखते कौन सा कारण है, ज्वालामुखी से निकलने वाली धूल और राख। जो ज्वालामुखी फटता है तो क्या होता है, ज्वालामुखी के फटने से जो लावा निकलता है उसके साथ साथ धूल भी निकलेगी, विस्फोट भी होगा, राख भी निकलेगी, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हैं वो भी निकलेंगे। तो जो राख निकलेगी और जो धूल निकलेगी वो क्या होगा, उड़ के और इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाएगी, वायु में मिल जाएगी। फिर क्या है, वो धीरे धीरे और जो नदियों के ऊपर जाएगी तो नदियों के पानी में घुल जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो नदियों का और समुद्रों का, झीलों का पानी है वो पोल्यूटेड हो जाएगा। इसी के साथ साथ जो अपक्ष और अपरदन है इनके कारण भी जो पानी है वो प्रदूषित होता है। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक ध्यान से देखना। गंगा नदी का पानी है वो कभी भी सड़ता नहीं है। हम है ना गंगा जल लेके आते हैं और वो कई कई साल तक रखा रहता है, उसमें बिल्कुल भी कीड़े नहीं पड़ते। और वैसे अगर हमने बोतल भर के पानी बाहर रख दिया ना तो 10 दिन में देख लेना उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। तो क्या कारण है कि जो गंगा का पानी है उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं, उसका कारण है बैक्टीरिया फेज। गंगा का जो पानी है ना वो बैक्टीरिया फेज के कारण नहीं सड़ता है। अगला देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जापान का एक नगर है मिनीमाटा और वहाँ पे एक खाड़ी है, उसको बोलते हैं मिनीमाटा की खाड़ी। उस खाड़ी का जो पानी है ना उसमें पारा जो है उसकी अधिकता अधिक है। तो जब लोग उस पानी को पीते हैं तो वो बीमार पड़ जाते हैं और उनको एक रोग होता है, उस रोग को कहते हैं मिनीमाटा रोग, जिसकी वजह से उनकी जान भी चली जाती है। फ्रेंड्स, तो ये क्या क्वेश्चन बनेगा कि जो जल है उसमें पारा घुलने से कौन सा रोग होता है, वो होता है मिनीमाटा रोग। या मिनीमाटा जो रोग है वो किस कारण से होता है, वो है पानी में जब पारा घुल जाए और उस पानी को हम पी लें तो होगा मिनीमाटा रोग। आगे है फ्रेंड्स, एस्बेस्टस रेशा होता है, अगर वो जल में मिल जाए और उसको हम पी लें तो उससे होता है एस्बेस्टोसिस रोग। कौन सा, एस्बेस्टोसिस रोग होता है एस्बेस्टस रेशे के जल में मिलने पर। फिर उसके बाद है पानी में अगर नाइट्रेट अधिक मात्रा में हो जाए तो होगा ब्लू सिंड्रोम। ब्लू सिंड्रोम किस कारण से होता है, पानी में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से होता है ब्लू सिंड्रोम। अगला है कैडमियम रोग। जो कैडमियम रोग होता है ना, सॉरी कैडमियम रोग नहीं, जो कैडमियम होता है ना वो पीने के पानी में जब घुल जाता है तो एक रोग होता है, वो होता है
इटाई इटाई। इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम के पेय पानी में घुलने से होता है। अगर हम कैडमियम से युक्त पानी को पी लें तो हमें हो जाएगा इटाई इटाई रोग। अगला है, ये है आर्सेनिक की अधिकता अगर पीने के पानी में होगी ना तो होगा ब्लैक फुट रोग। ब्लैक फुट रोग आर्सेनिक की अधिकता से। यहाँ तक हम फिर से देख लेते हैं कि देखिए, जो गंगा नदी का पानी है ना उसमें कीड़े क्यों नहीं पड़ते, क्यों नहीं सड़ता? वो बैक्टीरिया फेज की वजह से। अच्छा, अगला है जो मिनीमाटा रोग है वो किस कारण से होता है? वो होता है जो पीने का पानी है उसमें जब पारे की अधिकता हो जाए तो होगा मिनीमाटा रोग। अगला है एस्बेस्टोसिस रोग होगा, वो होगा पीने के पानी में एस्बेस्टस रेशे का घुल जाना, इसके कारण। फिर अगला है ब्लू सिंड्रोम रोग होगा पानी में, जो पीने का पानी है उसमें नाइट्रेट की अधिकता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटाई इटाई रोग होगा पीने के पानी में कैडमियम घुल जाने से। अधिक पानी अगर मान लो पीने का पानी हो और उसमें कैडमियम अधिक घुल गया तो हो गया इटाई इटाई रोग। अगला है ब्लैक फुट रोग। ब्लैक फुट रोग होता है आर्सेनिक की अधिकता के कारण। तो ये थे हमारे कुछ रोग जो कि पानी में, पीने के पानी में घुल जाने से होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नदियों और तालाबों में नाइट्रेट और सल्फेट की अधिकता से जो जलीय पौधे होते हैं ना उनको सुपोषण होता है और उन पौधों को फिर मछलियाँ खा जाती हैं और O2 की कमी हो जाती है। फिर होता है जो ये मछलियाँ होती है ये मर जाती हैं। क्यों? जो पेड़ पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन देते हैं और उनको अगर मछलियाँ खा जाएंगी तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पाएंगी और मर जाएंगी। ये था हमारा जल प्रदूषण का। नेक्स्ट है हमारा ध्वनि प्रदूषण, नॉइस पोल्यूशन। इसमें क्या होता है? उच्च तीव्रता वाली ध्वनि को कहते हैं प्रदूषण। यानी कि इसका है ना एक ये फिक्स है कि इतने से इतना होना चाहिए ध्वनि का लेवल। अगर उससे अधिक हो जाएगा ना तो वो ध्वनि प्रदूषण कहलाएगा। क्या है ये? जो ध्वनि होती है ना इसको डेसिबल में और हर्ट्ज यूनिट में मापते हैं। किसमें? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्वनि के मापक जो यूनिट है वो कौन सी है? डेसिबल और हर्ट्ज। मनुष्य 20 से लेके और 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेके और 20,000 हर्ट्ज यूनिट्स तक सुन सकता है। सामान्य जो हम बातचीत करते हैं उस टाइम पे जो ध्वनि होती है ना वो 60 डेसिबल होती है। सामान्य हम नॉर्मल जो बातचीत के लिए ध्वनि यूज करते हैं वो कितनी होती है? वो होती है 60 डेसिबल। इम्पोर्टेंट है ये वाला भी, यूनिट भी, और ये सामान्य बातचीत के समय जो 60 डेसिबल होती है ध्वनि वो भी। 90 डेसिबल की तीव्रता से अगर अधिक हो जाए जो ध्वनि है वो तो बहरापन आ जाता है। अगर ध्वनि 90 डेसिबल से अधिक हो जाए तो बहरापन आ जाता है। और जब हम फुसफुसाते हैं उस टाइम पे ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो कितनी होती है? उस टाइम पे होती है 30 डेसिबल तक। और अगर तीव्रता अधिक हो, मान लो ध्वनि की तीव्रता 60 से ज़्यादा है और भी अधिक है और वो लगातार हम उसी ध्वनि में रह रहे हैं, उसी को बार बार सुन रहे हैं, तो हम मानसिक रोगी हो सकते हैं। तीव्र ध्वनि अगर लगातार चलेगी और हम वहाँ पे हैं तो हम मानसिक रोगी हो सकते हैं। और मान लो विस्फोट हो जाए तो गर्भपात भी हो सकता है विस्फोट के कारण, यानी कि बहुत अधिक जो ध्वनि होती है ना उसके कारण। अगला है ये ग्रीन मफलर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रीन मफलर है वो किससे रिलेटेड है? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ग्रीन मफलर है वो रिलेट्स टू ध्वनि प्रदूषण यानी कि नॉइज पोल्यूशन से संबंधित है ग्रीन मफलर। एक बार फिर से देख लीजिए ध्वनि वाला। उच्च जो तीव्रता होती है उस ध्वनि को बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण। फिर जो हमने पढ़ा कि मनुष्य है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। सामान्य बातचीत करते हैं वो हम करते हैं 60 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि में। और अगर 90 डेसिबल से अधिक तीव्रता हो जाए ध्वनि की तो बहरापन आ सकता है। जब हम फुसफुसाते हैं उस टाइम पे हम 30 डेसिबल जो ध्वनि है ना उसका यूज करते हैं। फिर है तीव्रता अगर मान लो अधिक है ध्वनि की तो कौन सा रोग हो सकता है? मानसिक रोग हो सकता है। और भी ज़्यादा अधिक विस्फोट हो जाए तो गर्भपात भी हो सकता है। फिर एक क्वेश्चन था ग्रीन मफलर किससे रिलेटेड है? ये है ध्वनि प्रदूषण से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण क्या होता है? या तो प्राकृतिक कारणों से या मानवीय कारणों से जो हमारी मिट्टी है ना वो दूषित हो जाए तो कहलाएगा मृदा प्रदूषण। यानी कि जो मिट्टी है, जो मृदा है उसमें पोषक तत्वों की कमी आने से और उर्वरकता में
जो कमी आ जाए जिसकी वजह से हमारी मृदा प्रदूषित हो जाए, उसी को कहते हैं मृदा प्रदूषण। कि किसी भी कारण से, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानवीय हो, और उसके कारण से मिट्टी के पोषक तत्वों में कमी आ जाए और उर्वरकता में कमी आ जाए, उपजाऊ शक्ति कम हो जाए, तो कहलाएगी मृदा प्रदूषण, सोयल पोल्यूशन। ठीक है, आगे है ये जो मृदा प्रदूषण है ये किस किस कारण से होता है, कौन से काम करते हैं हम जिसके कारण से मृदा प्रदूषित हो जाती है। पहला है शहरी अपशिष्ट। जो शहरी अपशिष्ट है ना, जो भी मलजल है, कूड़ा करकट है, जीव जंतु जो मर गए हैं वो सड़ते हैं, उनके कारण से जो वहाँ की मिट्टी है वो अपशिष्ट यानी कि प्रदूषित हो रही है। फिर अगला है औद्योगिक कारणों से, जो भी उद्योगों से जो भी अपशिष्ट निकलता है और जो भी घरेलू कूड़ा करकट वगैरह निकलता है ना, उसको जब हम ऐसे ही डंप कर देते हैं और फिर वो ऐसे ही सड़ता रहता है तो हमारी मिट्टी प्रदूषित होती है। फिर है ग्रामीण अपशिष्ट। मान लो गांव में क्या है कि लोग हैं वो खेती करते हैं और वो क्या करेंगे, कीटनाशी हैं और जो भी उर्वरक के लिए जो खाद वगैरह यूज़ करते हैं वो ज़्यादा डाल देते हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज होती नहीं है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा डालेंगे और हमारी जो मिट्टी है उसकी उर्वरकता शक्ति उससे कम हो रही है, क्षीण हो रही है। अगला है नाभिकीय संयंत्र या फिर अपशिष्ट और रेडियो एक्टिव पदार्थ। जो भी ये नाभिकीय संयंत्र होते हैं ना, यहाँ पे जो भी रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होते हैं, जो कि हमारी मिट्टी को ये उर्वरकता क्षमता होती है जो मिट्टी की उसको कम कर देते हैं। फ्रेंड्स, ये था हमारा मिट्टी से रिलेटेड। और हमें ये तो सबको ही पता है कि शहरों से कूड़ा करकट निकलता है, गाँव से निकलता है, तो मिट्टी का पोल्यूशन किससे होगा? मिट्टी का पोल्यूशन या तो कूड़े करकट से होगा, या जो जीव जंतु हैं ऐसे ही खुले में सड़ेंगे तो होगा, मिट्टी का भी होगा, वायु का भी होगा। और ऐसे जो घरेलू और जो भी उद्योगों से जो अपशिष्ट निकलेंगे उससे पोल्यूशन होगा। जो हम रासायनिक यूज़ कर रहे हैं, जो हम कीटनाशक यूज़ कर रहे हैं, जो खाद यूज़ कर रहे हैं, जब उसका हमें ये नहीं पता कि इतनी मात्रा में डालनी है, तो उससे क्या होगा, हमारी मिट्टी है वो उसके ऊपर उसके अंदर जो हानिकारक तत्व हैं उनकी अधिकता हो जाएगी और वो अधिक लवणीय हो जाएगी और अनुपजाऊ हो जाएगी। और जो नाभिकीय संयंत्र होते हैं उनमें जो भी ये रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं ये हमारी मिट्टी को अनुपजाऊ ही तो कर रहे हैं। तो ये हमारा मृदा पोल्यूशन का। अगला है यूरो मानक हैं कुछ, जो भी प्रदूषण से रिलेटेड जो भी कुछ मानक अपनाए गए हैं उनके बारे में पढ़ते हैं हम। जो ये यूरो मानक है ना फ्रेंड्स, ये यूरोप में अपनाए गए थे सबसे पहले, और उनको ही पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो लागू किए हुए हैं। यूरो मानक हैं क्या, देखिए, जो प्रदूषण से संबंधित जो नियम होते हैं ना, जो कि यूरोप में 1992 में सबसे पहले अपनाए गए थे, उनको कहते हैं यूरो मानक। क्या है? प्रदूषण से रिलेटेड नियम जो कि यूरोप में 1992 में अपनाए गए थे उनको कहते हैं यूरो मानक। यूरो 1 जो है वो सभी व्हीकल पर लागू किए गए नियम हैं, वो हैं यूरो 1, और ये 1992 में ही लागू किए गए थे। फिर है यूरो 2, इनको 1996 में अपनाया। ये कुछ यूरो मानक हैं फ्रेंड्स, जिनको प्रदूषण को कम करने के लिए अपनाया गया था। फिर 1996 में ही यूरो 2 को अपनाया गया। स्वच्छ परिवहन पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद ने भारत को 2020 में यूरो 4 अपनाने की अनुमति 6 अपनाने की अनुमति दे दी थी। अब भारत को यूरो 5 अपनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत ने 2020 में अनुमति ले ली यूरो 6 अपनाने के लिए। ठीक है, ये हैं कुछ यूरो मानक। ये क्वेश्चन कैसे आएगा यूरो मानक से? सबसे पहले क्वेश्चन आएगा यूरो मानक क्या है, तो डेफिनेशन लिखी होंगी या फिर एक डेफिनेशन लिख देंगे, उसमें से 4 एग्जाम्पल दे देंगे, एक को टिक करना है। प्रदूषण से संबंधित नियम वो क्या कहलाते हैं? यूरो मानक। और वो सबसे पहले किसने अपनाए, कब अपनाए? यूरोप में अपनाए गए 1992 में। पहले यूरो 1 अपनाया गया जो कि सभी व्हीकल्स पर लागू किया गया था, ये था 1992 में अपनाया गया। फिर 1996 में यूरो 2 अपनाया गया था। और 1900 मेन क्वेश्चन हमें क्या देखना है, स्वच्छ परिवहन पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद ने भारत को 2020 में यूरो 6 अपनाने की अनुमति दे दी। तो भारत को कौन सा यूरो अपनाने की अनुमति दी गई है? ये है यूरो 6। और कब मिली? 2020 में। कब मिली? 2020 में मिली भारत को यूरो 6 अपनाने की अनुमति। किस पर? स्वच्छ परिवहन और अंतर्राष्ट्रीय परिषद के द्वारा। ठीक है, ये था हमारा ये टॉपिक। इसमें हमने पढ़ा जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ये यूरो मानक। और आज हमने ये
पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। और कल से हम पढ़ने जा रहे हैं जर्नल ज्योग्राफी, जिसको हम लगभग 10-12 क्लासेस में कंप्लीट कर लेंगे। जो भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उनको हम बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स, बाय बाय।